हेलो बच्चों, केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में कई सारे ऐसे चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, तो मैंने उन चैप्टर के आपको सारे फॉर्मूलाज लिख के एक जगह लाया हूं ताकि आपको फॉर्मूलाज को रिवाइज करने में मदद मिले और फटाफट उन फॉर्मूलाज को रिवाइज करके आप याद कर लीजिए ताकि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए उनको आप आसानी से कर सके। तो चलिए बच्चों, फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं फॉर्मूलाज का। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर लिया है सोल्यूशन और उसके साथ है मोल कॉन्सेप्ट। तो सोल्यूशन में क्या होता है, मोलैलिटी निकाल के लिए आता है। ठीक है, मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वही मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मास परसेंटेज का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आता है, किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, उस कंपोनेंट के मोल बाय टोटल मोल, है ना। तो इस तरह इस फॉर्मूला से आप दोनों पता कर सकते हैं। वही बात करें आगे, जैसे राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ की बात करें तो हेनरी लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। अगर बच्चों हम राउल्ट लॉ की बात करें तो वो बोलता है किसी गैस का पार्शियल प्रेशर उस गैस के प्योर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। तो दोनों सेम टू सेम आ जाएंगे। अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना हो तो इन दोनों को आप क्या करोगे, प्लस करोगे। P1 एंड P2 को आप प्लस करके टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दे रखा हो, जैसे X2, यानी X2 क्या है, एक गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो आप जो है टोटल प्रेशर आसानी से निकाल सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। अगर गैस फेज में आपको मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो इन दो फॉर्मूला से आप मालूम कर सकते हैं। क्लियर। अब वही बात करते हैं बच्चों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। जब सॉल्यूशन में आप किसी सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो वहां पर उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। कितना कम होता है, P1 नॉट माइनस P1। ये प्योर प्रेशर है, ये पार्शियल प्रेशर है, बाई P1 नॉट। प्योर प्रेशर किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के बराबर होता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, N2 बाई N1। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको वेट ऑफ सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर मास पता करना हो तो आगे इस फॉर्मूला को आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केबी इंटू एम, एम क्या है बच्चों, मोलैलिटी। तो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से हमें डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। आगे इस फॉर्मूले को और हम एक्सटेंड करते हैं तो एम की वैल्यू हमने यहां लिख दी, देखो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू W2 बाई M2 इंटू W1। ठीक है, और यहां से बच्चों हम मॉलिक्यूलर मास भी इस फॉर्मूला से पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह हमारे पास है लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो उसको हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सेम फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैलिटी इंटू KF। KF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है। तो डेल्टा टीएफ को हम इस तरह से और लिख सकते हैं, मोलैलिटी को अब इस तरह लिखेंगे, KF इंटू W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1, ऊपर के बिल्कुल फॉर्मूला के जैसे। और मॉलिक्यूलर मास भी पता कर सकते हैं दिस फॉर्मूला। तो फटाफट नोट कर लो ये फॉर्मूला। अब देखो बच्चों, यहां पर एक चीज है आई को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। किसी सल्यूट का आयोनाइजेशन होता है तो जितने आयन बनेंगे वो उसका वांट ऑफ फैक्टर होता है। तो आप क्या करना है, फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है। तो आई आपको ऐड करते जाना है, यानी मल्टीप्लाई करते जाना है, और फॉर्मूले बाकी वही रहने वाले। क्लियर। तो चाहे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो, चाहे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर हो। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। पाई इक्वल टू CRT, सी कंसंट्रेशन, R इक्वल टू गैस कांस्टेंट, T इक्वल टू टेम्परेचर। ठीक है, यहां से हम जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू, W2 इंटू RT बाई पाई, और V क्या है, वॉल्यूम। क्लियर। फटाफट से नोट करते जाओ। थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ना है, देखिए थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले वर्क के बारे में पढ़ना। वर्क इक्वल टू डेल्टा P डेल्टा X इंटू डेल्टा V। डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। ठीक है, W की वैल्यू माइनस भी हो सकती है, प्लस के, डिपेंड करता है कि आप सिस्टम पर काम कर रहे हो या सिस्टम से काम ले रहे हो। क्लियर। वहीं W के लिए एक और फॉर्मूला आता है, -2303 nRT log VF माइनस VI। VF यानी फाइनल वॉल्यूम, VI मतलब इनिशियल वॉल्यूम। एनर्जी को निकालना हो तो इस फॉर्मूला से पता करोगे, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। Q क्या है बच्चों, हीट, W क्या है, वर्क।
एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी निकालना हो, यानी चेंज इन एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी का मतलब मैंने आपको बताया था, अगर कोई गैस इक्वेशन लिखी आपने तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के टोटल मोल कर, ठीक है। हीट निकालना हो और हीट कैपेसिटी भी निकालनी हो तो Q इक्वल टू सी डेल्टा टी, ठीक है, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम डेल्टा एस यानी चेंज इन एंट्रोपी को डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं Q बाई टी, और कई बार Q की जगह बच्चों डेल्टा H बाई टी भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज मत होना इसमें ना। टोटल एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी जाके कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी को आप इस फॉर्मूले से पता करोगे, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच यानी चेंज इन एंथैल्पी, टी मतलब टेम्परेचर, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर। डेल्टा जी को और तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, माइनस आर टी एल एन के या माइनस 2.303 आर टी लॉग के। लॉग के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लियर। अब कई बार जो है आपको रिएक्शन दी होती है और उसमें आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना होता है, या प्रोडक्ट की एंथैल्पी या रिएक्टेंट की एंथैल्पी निकालनी होती है, तो इस फॉर्मूले से पता करोगे बच्चों, है ना, टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, ये याद रखना। क्लियर। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में मोस्टली क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए आता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना। और केपी और केसी के बीच क्या रिलेशन है, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर एन। मैंने आपको जैसे बताया था, अगर रिएक्शन जो है रिवर्स होती है तो 1 बाय केसी हो जाता है। रिएक्शन को अगर आप n से मल्टीप्लाई करते हैं तो केसी की पावर n हो जाती है। रिएक्शन को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 बाई केसी हो, सॉरी अंडर रूट केसी हो जाता है ना, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो, और दो रिएक्शन को मल्टीप्लाई करके एक रिएक्शन बनाते हैं तो K1 इंटू K2 हो जाता है, याद रखिए, ठीक। वहीं आगे हम जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है, सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर सी। क्लियर। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसी तरह किसी एसिड का और किसी बेस का आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हो तो इन फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पीएच निकालना हो तो बच्चों पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, और पीकेए और लॉग के के बीच रिलेशन होता है, पीके इक्वल टू माइनस लॉग के ए। वहीं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 14। क्लियर। पी के डब्ल्यू यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है ना। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी के डब्ल्यू और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर के ए के बीच रिलेशन है 55.55 से इसको आप मल्टीप्लाई करो। क्लियर। डेल्टा जी के बीच वही रिलेशन आ गया, बार बार ये इक्वेशन आ रही है। अभी देखो सॉल्ट, किसी सॉल्ट को जब आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो उसका पीएच या पीओएच कैसे निकालोगे, देखो पीएच निकालने का फॉर्मूला है पीएच इक्वल टू 7 प्लस 1/2 पीकेए माइनस पीकेबी। पीकेबी मैंने आपको बता रखा, ठीक है। किसी बफर सोल्यूशन का पीएच तो इस फॉर्मूले से मालूम करना है, पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, और पीओएच मालूम करना है तो पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड। क्लियर, ठीक है। अब देखो बच्चों इस पर कई बार क्वेश्चन आते हैं, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एस इक्वल टू एस यानी सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई सॉल्ट हो तो KSP इक्वल टू एस स्क्वायर और S इक्वल टू अंडर रूट KSP हो जाएगा। मोस्टली इसी तरह के सॉल्ट पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा अगर सॉल्ट हो जैसे AB2 टाइप का तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, A3B टाइप का उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, A3B2 टाइप का उसके लिए फॉर्मूला ये होगा, A4B टाइप का उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। लेकिन मोस्टली इस पर आपको ध्यान रखना है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच क्या रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है ना। कई बार डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ ही देते हैं बस। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ई सेल निकालने के लिए आता है, तो ई सेल इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, है ना, राइट वाला माइनस लेफ्ट वाले की वैल्यू, ठीक है। डेल्टा जी निकालना हो तो माइनस NFE0 सेल, ठीक है, यहां माइनस लगा दोगे तो यहां प्लस हो जाएगा। क्लियर। अगेन डेल्टा जी इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो माइनस, यानी अगर डेल्टा जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशन आपको मालूम करना हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। नस्ट इक्वेशन मतलब किसी भी
इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे निकालना हो तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन माइनस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। क्लियर? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल के बीच का रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। ठीक है, अब देखो फैराडे कांस्टेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको जो मेटल पर प्रोडक्ट, जो मेटल डिपॉजिट हुआ है या जो मेटल लॉस हुआ है उसकी वैल्यू, उसका कितना वेट लॉस हुआ है, कितना वेट गेन हुआ है, इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। W इक्वल टू ई इंटू क्यू बाई एफ। ई क्या है बच्चों? ये हमारे पास है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो E इंटू क्यू बाई एफ। एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट 965001 है ना, 96500। ठीक है, और क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसे पता करोगे? I इंटू टी से। I क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिसिटी यानी एम्पियर में, और T क्या है? टाइम। अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मोलर कंडक्टिविटी कैसे मालूम करोगे? लैम्डा m इक्वल टू के बाई सी। के क्या है? कप्पा। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह अब कप्पा मालूम करना है तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। उसका फॉर्मूला होता है 1 बाई रो, है ना, ये दिस इज रो। रो क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो रो को हम कैसे मालूम करेंगे बच्चों? आर ए बाई एल। आर क्या है? रेजिस्टेंस। ए क्या है? सरफेस एरिया। एल क्या है? हमारे पास लेंथ है। ठीक है, अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर आपको मालूम करना हो अल्फा, तो लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, यानी ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नीचे, ये मोलर कंडक्टिविटी किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मालूम करना है, के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 बाई अल्फा। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, अब कॉलरास लॉ से क्वेश्चन आता है, अगर आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम करने तो वो किसके बराबर होती है? उसकी आयनिक मोलर कंडक्टिविटी के बराबर होती है। तो दोनों को प्लस कर दो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स में अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो तो उसका रेट कैसे मालूम करोगे? इंडिविजुअल रेट मालूम करना है, तो जो भी उसके नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं उसको 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो रिएक्टेंट के लिए बच्चों हमेशा माइनस होगा और प्रोडक्ट के लिए हमेशा क्या होगा? प्लस होगा। क्लियर? ये देखो 1 बाई ए डी, ए बाई डी, ए की मोलर कंसंट्रेशन बाई डी टी। क्लियर? अब देखो यहां पर दो टाइप की रिएक्शन होते हैं, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, और एक होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है ना। ठीक है, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के इक्वल टू ए की कॉन्सेंट्रेशन 0 माइनस ए की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब होता है बच्चों इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब होता है फाइनल वैल्यू बाई टी। टी मतलब टाइम। तो इसके लिए रेट कांस्टेंट ये है, तो इसके लिए टी हाफ कैसे निकालोगे? ये वाला। क्लियर? उसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट ये होगा 2.303 बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.303 बाई टी ए नॉट और बाई ए, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके लिए टी हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है 0.693 अपॉन के क्या है? आपका रेट कांस्टेंट है। क्लियर? अब देखो बच्चों यहां पर इधर आ जाओ, ये हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और टेम्परेचर और लॉग यानी रेट कांस्टेंट के बीच रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन से आप मालूम, ये फॉर्मूला आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी या केमिकल इक्विलिब्रियम में देखा होगा। क्लियर? चले, अब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अगर डिसइंटीग्रेट होता है तो वो बच्चों फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू डिसइंटीग्रेट होता है, तो उसके लिए फॉर्मूला आप ये पता करोगे, के सेम टू सेम जो है जो आपने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में पढ़ा है। ठीक है, 2.303 बाई टी लॉग n0 बाई n। n0 उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, n उसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। इसको आप इस फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हो। ठीक है, अब देखो आरएनएस कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आता है, तो k इक्वल टू ए ई माइनस ई बाई आर टी। ठीक है, यहां पर मैंने ए का क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, ई क्या है? एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और द रिएक्शन है, टी टेम्परेचर है, और आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ लॉग लगाओ तो लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट, है ना। सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं डेंसिटी से, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन ए। तो यहां पर बच्चों जो ए है वो क्या है? एज लेंथ है, जो जेड है वो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है, और जो एम है वो क्या है? मोलर मास उस सब्सटेंस का, और एन ए क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर 3 टाइप की सेल होती है, सिंपल क्यूबिक सेल, सेंटर क्यूबिक सेल एंड फेड सेंटर क्यूबिक सेल होती है। तो इसके लिए नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 1,
बॉडी सेंटर के लिए 2, फेस सेंटर के लिए 4। ठीक है, रेडियस रेशियो अगर आपको निकालना हो तो रेडियस ऑफ कैटायन बटे रेडियस ऑफ एनायन, इस पे भी क्वेश्चन आया है कई बार। ठीक है, अच्छा इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए जो एज लेंथ है वो इस फॉर्मूले से पता करोगे और उसका जो वॉल्यूम है वो इस फॉर्मूले से पता करोगे। बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए आप एज लेंथ इस फॉर्मूले से पता करोगे और उसका रेडियस इस फॉर्मूले से पता करोगे। मोस्ट ऑफ एज लेंथ और रेडियस कैलकुलेट करने के लिए आता है। फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस इस फॉर्मूले से पता करोगे, एज लेंथ इस फॉर्मूले से पता करोगे। अच्छा यहां पर मैंने जो कोई परसेंटेज लिखा ना, इट इज पैकिंग इफिशिएंसी। तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 52.4 होता है और बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए 68% होता है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और फेस सेंटर्ड के लिए 74% होता है। क्लियर? लास्ट हमारे पास है स्टेट ऑफ मैटर, है ना। स्टेट ऑफ मैटर में 3 लॉ है, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रो लॉ। तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पर क्वेश्चन आता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द 3/2 RT, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। ठीक है, आइडियल गैस लॉ सबको मालूम है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इन दोनों को, सारे गैस लॉ को आप कंबाइन करके इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो, P1 बटे T1 इक्वल टू P2 बाई T2। ठीक है, अब देखो मोलर मास और डेंसिटी के बीच क्या रिलेशन है, इस पर भी क्वेश्चन आता है, M इक्वल टू DRT बाई P। ग्राम्स लॉ पे भी कई क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो R1 एंड R2 इक्वल टू अंडर रूट D2 बाई D1 इक्वल टू अंडर रूट M2 बाई M1। आर क्या हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पर्टिकुलर गैस, डी क्या डेंसिटी, एम क्या मोलर मास है। तो पता कर सकते हो, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, ध्यान रखें। ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो इक्वल टू अंडर रूट RT बाई पाई एम। तो फटाफट से इन फॉर्मूला को आप रिवाइज करो, हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन इन फॉर्मूला से आ जाए। तो चलिए बच्चों यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करना मत भूलिए। अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।